नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 1 मई और आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। आज बात करेंगे एक ऐसे बैंक के बारे में जो देश की तीसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, जिसने 13,500 करोड़ के एक फंड रेजिंग का प्लान लाया है ताकि उसके कारोबार में कोई बाधा न हो सके। आप जानते हैं कि बैंकों की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा लोन सेल करने और उससे प्राप्त ब्याज से ही होता है। अब जरा वर्तमान जो स्थिति है, जिसमें कोरोना की वैश्विक संकट गहराई हुई है, वैसी परिस्थिति में बैंक ने जो लोन दिए हैं उसकी वापसी या तो बिल्कुल रुक गई है या उसके लौटने की मात्रा बहुत कम हो गई है। इसकी मुख्य वजह आरबीआई के द्वारा ऋण लेने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली मोरेटोरियम की सुविधा भी एक अहम कारण है, जिसमें कर्ज लेने वाले ग्राहकों को यह छूट है कि वे लोन की 3 महीने किस्तें न दें और 3 महीने के बाद चाहे तो ब्याज समेत इन पैसों को चुकता कर दें या अपने जो ऋण के टेन्योर है उसको और लंबा करा लें। तो 3 महीने बाद चाहे ब्याज समेत ही पैसे आ जाएंगे, किंतु आज तो बैंक खाली बैठ जाएगा और नया कारोबार नहीं आ पाएगा। तो अब लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि यह फंड रेजिंग कितना ज़रूरी था। अब इस फंड रेजिंग से रिलेटेड जो एक न्यूज आई है, पहले तो उसे आप देख लें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्लान किया है $1.18 बिलियन इकट्ठा करने के लिए, जो लगभग 13,500 करोड़ रुपए होता है। और इस न्यूज़ के आते ही जब मार्केट को पता चला तो मार्केट में 2% तेज़ी के साथ व्यापार कर रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो बीएसई के साथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो कम्युनिकेशन किया है, उस कम्युनिकेशन को अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन की लेटर है, ये जो ओरिजिनल लेटर है उसकी कॉपी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है, आप भी उसे देख सकते हैं। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि 20 तारीख को इनकी एक कोई मीटिंग हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा वालों की, और इन्होंने इसको कम्युनिकेट किया है बीएसई को 24 अप्रैल 2020 को, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम 13,500 करोड़ रुपए का एक फंड रेजिंग कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न अलग अलग माध्यमों से करेंगे। और माध्यमों को भी इन्होंने इसमें खुलासा किया है कि वो QIP भी हो सकता है, और वो 13,500 रुपये अलग अलग जिन जिन माध्यमों से इकट्ठा होना है उसके बारे में भी इन्होंने इसमें दे रखा है। तो ये तो रही इसकी सूचना। अब इन सारी सूचना को पूरे विस्तार से समझने के लिए, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ने के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, तो आप पूरी बात को समझ पाएंगे कि इसमें अब आगे क्या होने वाला है, आगे इसकी हमारी रणनीति क्या बनेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक दिन में जो प्राइस चार्ट बोल रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन का, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था पिछले अप्रैल महीने का, तो उस पर जो एक दिन की इसकी रिटर्न जो है 2.28% की है। 1 वीक में अगर देखें तो 1 वीक में 1.5% की रिटर्न है, और 1 मंथ में अगर देखें तो आप देखेंगे कि 8.12% की रिटर्न है। और इसके पीछे अगर जाएंगे तो और ये रिटर्न निगेटिव ही निगेटिव दिखता जाएगा। अब इसके पी की बात करें तो पी रेशियो 13.74 है, पीबी रेशियो 0.23 है, और डिविडेंड यील्ड नील है। मतलब एक हमने रिपोर्ट देखी थी कि 2017 के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई डिविडेंड घोषित नहीं किया। तो आपको एक बात और बताते चलें कि खास करके जो भी फाइनेंस कंपनियां होती हैं या बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां होती हैं, वो प्रायः डिविडेंड नहीं देती हैं, या देती हैं तो बहुत कम देती हैं, क्योंकि खुद ही इनका काम ब्याज बट्टे का होता है। तो पैसों की ज़रूरत सदा ही इनके पास होती है, तो ये अपने पैसे डिविडेंड में कस्टमर्स के पास बांट कर और अपने कैश फ्लो को कमज़ोर नहीं करना चाहती। इस वजह से ही डिविडेंड फाइनेंस कंपनियों में या बैंकिंग कंपनियों में ये सुविधाएं कम होती हैं। अब बात करें इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप है जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के आधार पर 22,733 करोड़ रुपए की एक ठीक ठाक लार्ज कंपनी बैंक है, जैसा कि आपको पता ही है कि सरकारी बैंक है। अब इसके जो फोरकास्टर है वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में, तो जरा उसे भी देख लिया जाए। तो 53% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। तो 53% जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें बाइंग करनी चाहिए। लेकिन इसमें फाइनल कुछ भी निर्णय के पहले इसके प्राइस मूवमेंट को चार्ट पे अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 13 मार्च का एक दिन है जहां इसने अपनी लाइफ टाइम में 46 रुपये 50 पैसे का बरसों बरस का एक लो बनाया था। अब वहाँ से इसमें सेम टाइम थोड़ी अपसाइड रिवर्सल होती है और फिर इसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की जाती है।
लेकिन जो पिछले ट्रेडिंग सेशन 30 अप्रैल की थी उसमें आप देख रहे हैं कि लो बनाता है 48 रुपीज़ 40 पैसे का और हाई बनाता है 51 रुपये 25 पैसे का। तो अपने आप में इधर बहुत दिनों से एक हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है ये, जहां इसकी प्राइस 52-55 रुपये से लेके और करीब करीब 46 रुपये के आसपास का मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये अपने 200 दिनों की ये में या 100 दिनों की ये में या 50 दिनों की ये में सारे ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे व्यापार कर रहा है और इसकी जो 50 दिनों की ये में निकल के आ रही है वो 60 रुपया 92 पैसे का निकल के आ रही है। तो इसमें पहला हमारा जो टारगेट है वो 60 रुपये 92 पैसे का है। अगर ये 60 रुपये 92 पैसे से ऊपर निकलने की कोशिश करती है फिर उसमें प्राइस में मजबूती आएगी और ये 60 रुपया इसका एक सपोर्ट लेवल बनेगा। लेकिन इसके पहले बोलिंजर बैंड की जो लोअर लेवल है वो 45 रुपीज़ 81 पैसे, तो वो इसकी सपोर्ट लेवल है। तो ये लगभग ये मान के हम लोग चल सकते हैं कि जो 45-46 रुपये की रेंज है वो इसकी ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है। तो इस पर अब क्या करना होगा उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले RSI को देख लें, RSI के पोजीशन को देख लें। तो पीछे जैसा हमने बताया कि 12-13 मार्च के समय इसकी RSI 17.60 के आसपास आ चुकी थी, बिल्कुल ओवरबॉट जोन में आ चुका था। अब इसके प्राइस में धीरे धीरे मजबूती आती दिख रही है RSI के ग्राफ को देख करके, तो ऐसा लग रहा है। अब MACD क्या कर रहा है, तो MACD में भी कर रहा है कि एक प्यारा सा बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है जो इसके प्राइस की मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। तो इसके प्राइस में कहीं ना कहीं फ्यूचर में आने वाली मजबूती दिख रही है। इसका मुख्य कारण एक ये हो सकता है कि एक तो इसका 13,500 करोड़ के फंड आने के बाद इसकी प्राइस में मजबूती आ जाएगी। दूसरा बात यह है कि जो 45 रुपये के आसपास जो इसका रेंज बन रहा है वो इसकी बॉटम बनती हुई दिख रही है। तो अब हर हालत में यहाँ से इसको ऊपर ही जाना है। अब NSE की वेबसाइट पर अगर इसके कारोबार को देखें तो देखेंगे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये जो ओपन हुआ था वो 49 रुपीज़ पे हुआ था और इसने जो हाई बनाई थी वो 51.25 की बनाई थी और लो जो बनाया था वो अपने जो रेट खुलने का था उसी के आसपास का था और फाइनली क्लोज जो हुआ है वो 49 रुपये के आसपास जहाँ से ओपन हुआ था लगभग वहीं पे क्लोज हुआ है। अब इसके डिलीवरी की पोजीशन क्या है, तो 4,19,12,227 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई, 99,29,052 शेयर्स की डिलीवरी हुई और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 23.69% रही। तो डिलीवरी लगभग थोड़ा सा वीक दिख रहा है, डिलीवरी कोई बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। तो अब आगे हमें इसमें क्या करना चाहिए उसकी बात अगर करें तो आपने यहाँ देखा कि सबसे जो इसने एक बॉटम बना रखा है 45 रुपीज़ के आसपास। अगर आपने 100 रुपये या 90 रुपये या 80 रुपये के आसपास में अगर आप निवेशित हैं पहले से, आपके लिए एवरेज करने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है जहाँ से आप इसमें एवरेज करके आप अपने बाइंग प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो नए निवेशक हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि मार्च महीने में जहां सारे कंपनियों के शेयर बिल्कुल अपनी ज़मीन पे आके गिरे पड़े थे, वहां भी अगर ये था तो लगभग 46 रुपये 50 पैसे के आसपास था। तो अब इस शेयर में बहुत डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। तो अगर आप यहां से निवेशित होते हैं तो इसमें आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांस रहेंगे और ये शेयर आपको मुनाफा देने वाली सिद्ध हो सकती है। अब फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपनी डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा रखा है तो नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री डीमेट अकाउंट खुलवाने का एक लिंक दिया हुआ है, तो उसका डिटेल आप जाएंगे तो उसकी वेबसाइट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप कोई निवेश से संबंधित फाइनल निर्णय लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बैठकर जरूर सलाह कर लें। क्यों? क्योंकि पैसा है आपका तो उस पैसे को सुरक्षित रखने और बचाने की जिम्मेदारी भी है आपकी। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के कारोबार को समझने में कुछ भी मदद किया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।